क्या आपको पता है कि हर एक सेकंड में एक सामान्य पुरुष का शरीर लगभग 1500 नई स्पर्म कोशिकाएं बनाता है? मतलब जब तक आपने ये वाक्य पूरा किया तब तक हजारों नई कोशिकाएं बन भी चुकी हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक महिला का शरीर पूरे एक महीने का समय और अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है केवल एक अंडे या कहें तो ओवम को परिपक्व करने में। हाँ, मात्रा और समय का ये जो भारी विरोधाभास है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सही कहा। और आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मिशन इसी रहस्य को सुलझाना है। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे केवल एक छोटी सी कोशिका से एक पूरे मानव शरीर का निर्माण हो जाता है। ये तो किसी अत्यंत जटिल मशीन को बिना किसी मैनुअल के एकदम शून्य से बनाने जैसा है ना? एग्जैक्टली, बिना किसी मैनुअल के। और इसी मशीन के बायोलॉजिकल पहलुओं को समझने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं भी इस विषय पर बात करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। आपने जो बिना मैनुअल के मशीन बनाने वाली तुलना की, वो बहुत सटीक है। जब हम मानव प्रजनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जीव विज्ञान को करीब से देखते हैं तो ये किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कम नहीं लगता। हाँ, पर यहाँ कोई नट या बोल्ट तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। यहाँ पूरी की पूरी प्रक्रिया केवल दो बुनियादी इकाइयों पर टिकी है। पहला है पुरुष युग्मक, जिसे स्पर्म कहते हैं, राइट। और दूसरा है महिला युग्मक, जिसे ओवम कहा जाता है। बस इन दोनों के मिलन से ही वो स्पार्क पैदा होता है, जहाँ से एक नया जीवन आकार लेना शुरू करता है। अच्छा, लेकिन अगर ये पूरी की पूरी मशीन केवल इन दो छोटी कोशिकाओं पर निर्भर है, तो मतलब जो प्रणालियां इन कोशिकाओं को बनाती हैं, वो भी बेहद खास होंगी? इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत ही जटिल और विशिष्ट प्रणालियां हैं। तो चलिए उसी विरोधाभास पर वापस आते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। पुरुष शरीर में ऐसा क्या है जो जीवन भर एक अथाह मात्रा में स्पर्म का निर्माण करता रहता है? मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कार्य प्रणाली को देखें तो ये एक ऐसी फैक्ट्री की तरह लगता है जो कभी बंद ही नहीं होती। हाँ, और इस फैक्ट्री का जो मुख्य पावर हाउस है वो है टेस्टिस। ओके। ये मुख्य रूप से दो काम करते हैं। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म का निर्माण करना, और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करना, जो इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। वो क्या? स्पर्म बनने की ये प्रक्रिया ना जन्म से ही शुरू नहीं हो जाती। ये प्यूबर्टी के चरण में आकर ट्रिगर होती है। अच्छा, मतलब बचपन में ये बंद रहता है? हाँ बिल्कुल। और एक बार जब ये प्यूबर्टी में शुरू हो जाती है तो ये जीवन भर चलती रहती है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात स्पष्ट करनी है। क्या टेस्टिस में बनने के तुरंत बाद स्पर्म अपना काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे ही कोई चीज फैक्ट्री में बनी वो सीधा इस्तेमाल के लिए तैयार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की असल खूबसूरती दिखाई देती है। अच्छा। टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं वे पूरी तरह से अपरिपक्व होते हैं। मतलब वे खुद से तैर भी नहीं सकते। अरे वाह, तो फिर वो तैयार कैसे होते हैं? उन्हें एक ट्रेनिंग कैंप से गुजरना पड़ता है। इस हिस्से को एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस। हाँ, यहाँ वे परिपक्व होते हैं और गतिशीलता सीखते हैं, यानी तैरना सीखते हैं। इसके बाद ही वे वास डेफरेंस नामक एक लंबी ट्यूब के जरिए आगे की यात्रा पर निकलते हैं। ये तो ऐसा है जैसे उन्हें किसी मैराथन के लिए तैयार किया जा रहा हो। बिल्कुल, एक मैराथन ही है ये। और मैंने कहीं पढ़ा है कि इस मैराथन के लिए उन्हें ऊर्जा भी चाहिए होती है, जो उन्हें सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलती है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। ये ग्रंथियां कुछ ऐसे तरल पदार्थ मिलाती हैं जो स्पर्म को पोषण और सुरक्षा दोनों देते हैं, और तब जाकर वो अपना अंतिम रूप लेता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। बताइए। प्रकृति आमतौर पर ऊर्जा की बहुत बचत करती है ना? हाँ बिल्कुल। फिर पुरुष शरीर लाखों स्पर्म बनाने में इतनी ऊर्जा क्यों खर्च कर रहा है, जबकि हम जानते हैं कि निषेचन के लिए अंततः केवल एक ही स्पर्म की आवश्यकता होती है? यह एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन यह ऊर्जा की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह एक एवोल्यूशनरी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। अच्छा, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी कैसे? स्पर्म को महिला शरीर के अंदर एक बेहद लंबी, खतरनाक और अम्लीय यात्रा तय करनी होती है। वो माहौल बहुत एसिडिक होता है। ओहो। तो लाखों में से ज्यादातर तो रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। मतलब ये एक तरह का नंबर गेम है। समझ गया।
और इसके बिल्कुल विपरीत जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मात्रा पर नहीं बल्कि गुणवत्ता और एक सुरक्षित वातावरण पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है। बिल्कुल सही। फीमेल सिस्टम की स्ट्रैटेजी एकदम अलग है। इस प्रणाली के मुख्य हिस्सों में ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय यानी यूटेरस और वजाइना शामिल हैं। और यहाँ ओवरीज हर महीने लाखों अंडे नहीं बनाती। हाँ, वे हर महीने केवल एक ही ओवम रिलीज करती हैं, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। सिर्फ एक, और साथ ही ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स भी बनाती हैं। यही वो बिंदु है जहाँ दोनों प्रणालियों का उद्देश्य पूरी तरह से अलग दिशा में काम करता दिखाई देता है। कैसे? महिला शरीर की प्राथमिकता केवल युग्मक बनाना ही नहीं है। तो उसकी प्राथमिकता क्या है? उसकी प्राथमिकता उस एक युग्मक के लिए और उससे बनने वाले संभावित नए जीवन के लिए एक बेहद सुरक्षित और पोषण से भरा हुआ वातावरण तैयार करना है। और इस वातावरण को तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो किसी घड़ी की सुइयों की तरह सटीक चलती है। बिल्कुल। हम यहाँ मासिक धर्म चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं। अगर इसे एक एनालॉजी से समझा जाए तो ये ऐसा है जैसे घर में किसी बेहद खास मेहमान के आने की तैयारी चल रही हो। ये एक बहुत प्यारी एनालॉजी है ना? हर महीने गर्भाशय की दीवारों को इस उम्मीद में सजाया जाता है, यानी रक्त और पोषक तत्वों की एक मोटी परत बनाई जाती है कि शायद वो मेहमान आने वाला है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये सजावट 4 बहुत ही स्पष्ट चरणों में होती है। अच्छा? ये लगभग 28 दिनों का एक चक्र है। शुरुआत होती है फॉलिक्यूलर फेज से, जहाँ ओवरी में एक अंडा परिपक्व होना शुरू होता है। राइट, पहला कदम। इसके बाद ल्यूटियल फेज शुरू होता है, जहां शरीर भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है ताकि गर्भाशय की वो लाइनिंग बिल्कुल गद्देदार और मेहमान के लिए तैयार रहे। लेकिन क्या होता है जब वो मेहमान नहीं आता, मतलब फर्टिलाइज्ड एग नहीं आता? जाहिर है शरीर उस पुरानी सजावट को वैसी तो छोड़ नहीं सकता। बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। यदि निषेचन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हार्मोन्स का स्तर अचानक से गिर जाता है। अच्छा, तो ये एक सिग्नल है? हाँ, ये शरीर के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि इस महीने कोई प्रेगनेंसी नहीं होने वाली। तो फिर उस गर्भाशय की लाइनिंग का क्या होता है? तब वो तैयार की गई लाइनिंग टूट जाती है और मेंस्ट्रुअल फेज या पीरियड्स के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प रीसेट बटन है। बिल्कुल, एक प्राकृतिक रीसेट बटन। शरीर पुरानी चीजों से चिपका नहीं रहता, वो पुरानी लाइनिंग को हटा देता है ताकि अगले महीने एक बिल्कुल ताजा और संक्रमण मुक्त वातावरण फिर से तैयार किया जा सके। एकदम सही। लेकिन चलिए इस चक्र की दिशा बदलते हैं। मान लेते हैं कि वो मेहमान वाकई में आ गया है, यानी निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये वो क्षण है जहां दोनों प्रणालियों का अंतिम लक्ष्य एक बिंदु पर आकर मिलता है। स्पर्म और ओवम का मिलन होता है, लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग एक चीज गलत समझ लेते हैं। हाँ, एक आम धारणा है कि ये मिलन गर्भाशय यानी उस मुख्य कमरे में होता है। हाँ, अक्सर लोगों को यही लगता है। लेकिन जीव विज्ञान हमें बताता है कि ये मुलाकात फैलोपियन ट्यूब में होती है। इसे ऐसे देखा जा सकता है कि गर्भाशय मुख्य कमरा है, लेकिन मेहमानों की मुलाकात एक लंबे और घुमावदार हॉलवे में ही हो जाती है। बहुत खूब। तो स्पर्म को उस फैलोपियन ट्यूब तक तैरकर पहुंचना होता है, जहां ओवम उसका इंतजार कर रहा होता है। इस हॉलवे वाली एनालॉजी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बताइए। इस हॉलवे में मिलना केवल एक अभिवादन नहीं है, ये एक पूर्ण जैविक विलय है, एक फ्यूजन है। ओके। फर्टिलाइजेशन के ठीक बाद दोनों कोशिकाएं मिलकर एक नई एकल कोशिका बन जाती हैं, जिसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट? हाँ। ये जाइगोट अब उसी हॉलवे से होते हुए मुख्य कमरे की तरफ अपनी यात्रा शुरू करता है और रास्ते में ही ये विभाजित होना शुरू कर देता है। मतलब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे? हाँ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाएं। इस तेजी से बढ़ते हुए क्लस्टर को अब एम्ब्रियो या भ्रूण कहा जाता है। अरे वाह, यानी हॉलवे से गुजरते गुजरते वो मेहमान अपना आकार भी बदल रहा है। बिल्कुल। और जब ये एम्ब्रियो गर्भाशय में पहुंचता है तो उसका अगला काम उस तैयार की गई दीवार या लाइनिंग से जुड़ना होता है। इस जुड़ने की प्रक्रिया को ही शायद इम्प्लांटेशन कहते हैं। एग्जैक्टली, इम्प्लांटेशन। और जहाँ तक मेरी समझ है ये कोई मामूली कदम नहीं है। नहीं, ये सबसे नाजुक कदम है। अब देखिए, कई बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है, लेकिन इम्प्लांटेशन असफल रहता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, तकनीकी और जैविक दृष्टिकोण से
प्रेगनेंसी की शुरुआत तभी मानी जाती है जब वो भ्रूण गर्भाशय की दीवार के अंदर सफलतापूर्वक खुद को स्थापित कर ले। तो इम्प्लांटेशन ही असली शुरुआत है। बिल्कुल। एक बार इम्प्लांटेशन हो गया तो शरीर एक बिल्कुल नए मोड में चला जाता है। मतलब पुरानी साइकिल रुक जाती है। हाँ, पुरानी साइकिल रुक जाती है और प्रेगनेंसी और डेवलपमेंट का वो 9 महीने का लंबा चरण शुरू हो जाता है। अब यहाँ से एक अलग ही चुनौती शुरू होती है। एक छोटी सी कोशिका से एक पूरे इंसान का निर्माण करना है। दिल, दिमाग, हड्डियां, सब कुछ बनाना है, जो कि एक बहुत बड़ा काम है। इस भारी भरकम काम के लिए उस छोटे से एम्ब्रियो को लगातार कच्चा माल चाहिए। यहाँ मुझे एक और एनालॉजी सूझ रही है। मैं सुनना चाहूंगी। क्या हम प्रेगनेंसी के दौरान बनने वाले प्लेसेंटा को एक जैविक 3D प्रिंटर की सप्लाई लाइन मान सकते हैं, जो निर्माण के लिए लगातार पोषक तत्व और ऑक्सीजन भेज रही है? इसे एक सप्लाई लाइन कहना पूरी तरह से सही है, लेकिन ये एक बहुत ही स्मार्ट सप्लाई लाइन है। स्मार्ट कैसे? प्लेसेंटा मानव शरीर का एक चमत्कार है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा अंग है जो पहले से शरीर में मौजूद ही नहीं था। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ये केवल इसी विशिष्ट प्रेगनेंसी के लिए बनता है। ये माँ के खून से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को खींचता है और बच्चे तक पहुँचाता है। लेकिन सबसे कमाल की बात ये है कि ये सुनिश्चित करता है कि दोनों का खून सीधे तौर पर आपस में कभी ना मिले, और साथ ही ये भ्रूण के वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालता है। ये बात सच में हैरान करने वाली है कि शरीर एक अस्थायी अंग बना सकता है। मतलब एक ऐसा अंग जो 9 महीने तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम का काम करता है और फिर उसका काम खत्म हो जाता है। बिल्कुल, नेचर की इंजीनियरिंग अद्भुत है। इन 9 महीनों के दौरान वो एम्ब्रियो धीरे धीरे विकसित होकर फीटस में बदल जाता है और उसके सारे अंग काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है। लेकिन 9 महीने पूरे होने के बाद शरीर को ये कैसे पता चलता है कि अब मशीन बनकर तैयार है और उसे बाहर निकालने का समय आ गया है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये शरीर के हार्मोनल सिस्टम की एक और मास्टर क्लास है। अच्छा। जब विकास पूरा हो जाता है और बच्चे के लिए जगह कम पड़ने लगती है तो हार्मोन्स का एक बहुत ही जटिल सिग्नलिंग सिस्टम ट्रिगर होता है, जिससे हम डिलीवरी कहते हैं। हाँ, जन्म की इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में पार्चुरेशन कहते हैं। ओके, पार्चुरेशन। और इसमें सबसे मुख्य भूमिका ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की होती है। ऑक्सीटोसिन, जिसे कई बार लव हार्मोन भी कहा जाता है, ये जन्म के समय इतना महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है? यहाँ इसका काम प्यार जताना नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत फीडबैक लूप बनाना है। फीडबैक लूप, वो कैसे काम करता है? ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। हाँ, जो लेबर पेन के दौरान होते हैं। बिल्कुल, ये संकुचन बच्चे को नीचे की ओर धकेलते हैं। इस दबाव के कारण दिमाग को और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करने का सिग्नल मिलता है। मतलब जितना दबाव उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन। एग्जैक्टली। फिर संकुचन और तेज होते हैं और ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक कि बच्चे का सफलतापूर्वक जन्म नहीं हो जाता। जन्म के साथ ही उस 9 महीने की निर्माण प्रक्रिया तो पूरी हो गई, बच्चा बाहर आ गया। हाँ, लेकिन यहाँ कहानी का अंत नहीं होता। सही बात है। एक तरह से देखा जाए तो गर्भ का वो सुरक्षित, गर्म और नियंत्रित वातावरण अचानक छिन गया है। बिल्कुल, बच्चा एक नए माहौल में आ गया है। अब बच्चे को इस बाहरी अप्रत्याशित दुनिया में सांस लेनी है, पोषण पाना है और कीटाणुओं से बचना है। यहीं पर माँ और बच्चे का शारीरिक जुड़ाव एक नया रूप लेता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और इस नए चरण को लैक्टेशन कहा जाता है। जन्म के तुरंत बाद माँ के शरीर में दूध का उत्पादन शुरू हो जाता है, ताकि नवजात को बाहरी दुनिया में सरवाइव करने के लिए जरूरी पोषण मिल सके। और मैंने सुना है शुरुआती दूध बहुत खास होता है। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है जन्म के शुरुआती कुछ दिनों में निकलने वाला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम, इसके बारे में मैंने पढ़ा है। अगर आज की तकनीक की भाषा में इसे समझें तो ये मुझे उस नए बच्चे के पहले सॉफ्टवेयर अपडेट या किसी प्राकृतिक वैक्सीन की तरह लगता है। सॉफ्टवेयर अपडेट, ये तो बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ना? क्योंकि बच्चा जब गर्भ में था तो वो एक सुरक्षित बबल में था। बाहरी दुनिया के वायरसों से उसका कोई सामना नहीं हुआ था, लेकिन बाहर आते ही उसे ढेरों कीटाणुओं का सामना करना है। एग्जैक्टली। और कोलोस्ट्रम में भारी मात्रा में एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, जो उसे बचाती हैं। हाँ, क्योंकि नवजात बच्चे का अपना इम्यून सिस्टम अभी काम करने के लिए पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। गर्भ की सुरक्षित वातावरण और बाहरी दुनिया के बीच एक ढाल का काम करता है। ये माँ की प्रतिरोधक क्षमता
का एक हिस्सा सीधा बच्चे में ट्रांसफर कर देता है ताकि वो बाहरी दुनिया के खतरों से लड़ने के लिए रेडीमेड सुरक्षा प्राप्त कर सके। ये पूरी यात्रा कितनी असाधारण है। मतलब सच में अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो हमने देखा कि कैसे दो बिल्कुल अलग-अलग प्रणालियों की निर्माण इकाइयां, टेस्टिस में बनने वाले अनगिनत स्पर्म और ओवरी में हर महीने बनने वाला वो एक ओवम इस कहानी की नींव रखते हैं। बिल्कुल। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो सटीक 28 दिन का चक्र जो एक आदर्श वातावरण बनाता है। फिलोपियन ट्यूब में होने वाला वो फर्टिलाइजेशन जहां से हॉलवे की यात्रा शुरू होकर गर्भाशय में इम्प्लांटेशन तक पहुंचती है। और फिर वो 9 महीने का सफर। 9 महीने तक प्लेसेंटा के जरिए उस भ्रूण का एक अस्थायी 3D प्रिंटर की तरह पोषण, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की टाइमिंग के साथ जन्म की प्रक्रिया और अंततः कोलोस्ट्रोम के रूप में वो पहली ढाल जो बच्चे को इस दुनिया में सुरक्षित रखती है। ये सारांश हमें ये याद दिलाता है कि मानव प्रजनन केवल जीविक विज्ञान की किताब का एक अध्याय नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उन सभी तंत्रों, टाइमर्स और हार्मोन्स का एक ऐसा सिंक्रोनाइज्ड डांस है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। दुनिया में किसी भी इंसान के अस्तित्व में आने के पीछे एक अचूक जैविक तालमेल काम कर रहा है। इन प्रक्रियाओं को गहराई से समझना हमें अपने ही शरीर के प्रति एक नई तरह की जागरूकता देता है। ये बताता है कि हम अंदर से कितने जटिल और कितने सुव्यवस्थित हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इस पूरी प्रक्रिया की इसी जटिलता से एक ऐसा विचार भी जन्म लेता है जो शायद हमें आगे और सोचने पर मजबूर करे। वो क्या? इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बात पर गौर करने की जरूरत है। हमने देखा कि इस असेंबली लाइन में हार्मोन्स का कितना बड़ा नियंत्रण है। हाँ, हर कदम पर हार्मोन्स हैं। टेस्टोस्टेरोन स्पर्म बना रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस की लाइनिंग तैयार कर रहे हैं और ऑक्सीटोसिन जन्म को ट्रिगर कर रहा है। सब कुछ एग्जैक्ट टाइमिंग पर निर्भर है। 28 दिन का चक्र, 9 महीने का विकास। बिल्कुल। तो अगर हम सोचें कि जब एक नया जीवन बनाने की ये पूरी प्रक्रिया इतने सारे अलग अलग हार्मोन्स और उनकी एकदम सटीक समय सीमाओं पर इतनी गहराई से निर्भर है, तो यदि इस जटिल सिस्टम का कोई एक छोटा सा हिस्सा या कोई एक हार्मोन अपने तय समय से थोड़ा भी आगे या पीछे हो जाए, महज कुछ घंटों या दिनों का ही फर्क आ जाए, तो क्या होता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये जैविक प्रणाली इतनी स्मार्ट है कि वो उस अचानक हुए बदलाव को तुरंत सुधारने के लिए खुद को ढाल लेती है, या फिर उस एक छोटी सी टाइमिंग की चूक से ये पूरी निर्माण प्रक्रिया वहीं की वहीं रुक जाती है? ये सवाल जैविक पूर्णता और उसके नाजुकपन के बीच एक बहुत ही बारीक लकीर खींचता है, जो वास्तव में मानव जीवन को विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य बना देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।